नमस्कार दोस्तों, चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक नया पोएम है द स्कॉलर। ये क्लास 11th का पोइट्री का सेकंड चैप्टर है। इसमें इस पोएम का नाम है द स्कॉलर। द स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, जिसको रॉबर्ट साउदी जी ने लिखा है। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि रॉबर्ट साउदी कौन है। अबाउट द पोएट में, रॉबर्ट साउदी वाज ए ग्रेट इंग्लिश पोएट। ही वाज बॉर्न इन 12 अगस्त 1774 इन ब्रिस्टल, इंग्लैंड। रॉबर्ट साउदी एक महान अंग्रेजी कवि हैं। उनका जन्म 12 अगस्त 1774 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। He got his education in वेस्टमिनिस्टर स्कूल, लंदन। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा लंदन के वेस्टमिनिस्टर स्कूल से प्राप्त किया। He was known as लेक पोएट्स एंड पोएट ल्यूरेट ऑफ इंग्लैंड। वो लेक पोएट के रूप में और इंग्लैंड के राज्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, लेक पोएट क्या होते हैं? लेक पोएट वे होते हैं, इंग्लैंड में एक स्थान है लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से। तो जो कवि वहां पे निवास करते हैं, अर्थात जहां जिन कवियों का वहां पे घर है, उन्हें लेक पोएट कहा जाता है। और पोएट ल्यूरेट क्या होता है? पोएट ल्यूरेट मीन्स होता है राज्य कवि, अर्थात बड़े बड़े राजा या फिर बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने यहाँ कविता करने के लिए या समाज पे लेख लिखने के लिए या कुछ भी। प्राचीन समय में ऐसा होता था कि बड़े बड़े राजा जो होते थे वो अपने यहाँ एक कवि के रूप में एक व्यक्ति को रखते थे, जो उनको समय समय पर उनका एंटरटेन करता था, समाज के लिए अच्छे अच्छे मैसेज लिखता था, उनके लिए बहुत सारी चीजें स्पीच वगैरह भी लिखता था। तो उन्हें हम पोएट ल्यूरेट कहते हैं। अगला आगे क्या है? ही मैरिड विथ एडिथ फ्रिकर इन 1795। उन्होंने एडिथ फ्रिकर के साथ 1795 में विवाह किया। ही वॉज ऑल्सो ए प्रोलिफिक लेटर राइटर, लिटरेरी स्कॉलर, हिस्टोरियन, बायोग्राफर एंड एसेइस्ट। वो एक प्रोलिफिक लेटर राइटर भी हैं, लिटरेरी स्कॉलर अर्थात साहित्यिक विद्वान हैं, हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार हैं, बायोग्राफर यानी कि जीवनी लेखक हैं, एसेइस्ट यानी कि निबंध लेखक हैं। साउदी कंपोज्ड मेनी पोएम्स। साउदी ने बहुत सारे कविताओं को कंपोज किया है, बहुत सारी कविताओं को रचा है, जिसमें से द इंचकेप रॉक, जो कि एक लिरिकल बैलाड है, जो 1802 में पब्लिश हुआ था। थलावा द डिस्ट्रॉयर, ये एक इपिक पोएम है जो 1801 में पब्लिश हुई थी। आफ्टर ब्लेनियम जो 1796 में पब्लिश हुआ था। ये भी एक क्या कहते हैं, वॉर पोएट्री है। और अगला क्या है? कर्स ऑफ केमा, जो कि 1810 में पब्लिश हुआ था। ये भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ये भी एक इपिक पोएम टाइप का है। रॉड्रिक 1814, ये भी एक लिरिकल पोएट्री है। ऑल फॉर लव, ये एक ट्रेवलॉग है जो कि 1829 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे पोएम को लिखा। ही वॉज डाइड इन 21 मार्च 1843 इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और 21 मार्च 1843 को लंदन में, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में इनकी मृत्यु हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अबाउट द पोएम पढ़ते हैं हम। In this poem, the poet takes up the personality of a scholar and seeks pleasure in the company of the books written by the writer of the past. इस कविता में जो कवि है वो अपने आप को एक विद्वान के रूप में प्रस्तुत करता है, और सीक्स मतलब ढूंढता है, प्लेजर मतलब खुशी, इन द कंपनी ऑफ बुक्स, पुस्तकों के साथ, यानी पुस्तकों में से अपनी खुशी ढूंढता है, जो पुस्तकें प्राचीन समय के विद्वान लेखकों के द्वारा लिखी गई थी। He learns many virtues from them, वह उनसे बहुत सारे गुणों को सीखता है, उन पुस्तकों से, उन महान लेखकों के पुस्तकों से। And hates their evil, और उनकी बुराइयों से वो घृणा करता है।
Thus, इस प्रकार he also aspires to become immortal like the great author. इस प्रकार से वो भी उन महान लेखकों, उन महान विद्वानों के द्वारा अमर होना चाहता है। The poem is divided into 4 stanzas. ये जो कविता है ये 4 स्टैंजा में डिवाइड है ऑफ 6 लाइन, और हर एक स्टैंजा में 6 लाइनें हैं। इन ईच स्टैंजा फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, पहली और तीसरी लाइन, सेकंड एंड फोर्थ लाइन, दूसरी और चौथी लाइन राइम टुगेदर, सभी एक दूसरे से तुकबंदी करते हैं अर्थात राइमिंग करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, पास्ट का तीसरी लाइन कास्ट से, बिहोल्ड का चौथी लाइन ओल्ड से, और लास्ट वाला दोनों दे डे, ये सब राइम, ये एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, इसे राइमिंग स्कीम कहा जाता है। एंड ईच स्टैंजा क्लोज विथ ए कपलेट, और हर एक स्टैंजा एक दोहे के साथ समाप्त होती है। अब मैं आपको स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, जिसमें पहला स्टैंजा है आपका My days among the dead are past, around me I behold, wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old, my never falling friends are they, with whom I converse day by day। कहता है my days मतलब my whole life, my entire life, among मतलब के बीच में, the dead आर पास्ट अर्थात उन महान विद्वानों, जो मृतक विद्वान हैं, जो प्राचीन काल के विद्वान हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बीच में बीतता है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, जहां कहीं भी मैं देखता हूं, चारों तरफ मैं पुस्तकों को ही, उन विद्वानों के पुस्तकों को ही देखता हूं। wherever these casual eyes are cast, जब कभी अचानक से मेरी निगाह कहीं भी पड़ती है, तब भी मैं इन माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड अर्थात उन महान विद्वानों के द्वारा लिखी गई महान पुस्तकों को देखता हूँ। माई नेवर फॉलिंग फ्रेंड्स आर दे, और ये मेरी कभी ना धोखा देने वाली दोस्तों के रूप में है, कभी ना धोखा देने वाली मित्रों के रूप में है। विथ होम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनसे मैं प्रतिदिन बात करता रहता हूँ, जिन पुस्तकों से मैं प्रतिदिन बात करता रहता हूँ। अब इसका एक्सप्लेनेशन हमने हिंदी में भी लिख दिया है, अब आप इसको बड़े आसानी से, इसका ये वर्ड मीनिंग है। माई डेज मीन्स इंटायर लाइफ, पूरा जीवन, डेड मीन्स मृतक, बिहोल्ड मीन्स देखना, कैजुअल आइज मीन्स होता है अचानक देखना, कास्ट माने निगाह डालना, माइटी माइंड्स मीन्स होता है महान लेखक, कन्वर्स मीन्स वार्तालाप करना। हिंदी एक्सप्लेनेशन ये भी नीचे लिखा गया है, आप बड़े आसानी से इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब इसी क्रम में हमारा दूसरा स्ट्रैंजा होगा। With them I take delight in weal and seek relief in woe, and while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedewed with tears of thoughtful gratitude। With them, उनके साथ I take delight in weal, अर्थात जब मैं समृद्ध होता हूँ, अर्थात जब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होती है, तब भी मैं उन्हीं पुस्तकों से प्रसन्नता खोजता हूँ अर्थात प्रसन्नता प्राप्त करता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन ओ, और जब मुझे कष्ट होता है, ओ मीन्स होता है कष्ट यानी डिफिकल्टी, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तब भी मैं उन्हीं पुस्तकों से ही राहत खोजता हूँ अर्थात आराम खोजता हूँ। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, जब मैं इन चीजों को समझ जाता हूँ अर्थात इन चीजों को महसूस करता हूँ कि हाउ मच टू देम आई वो, कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन को सुखी करने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। तो इस बात को जब सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं उनका कितना ऋणी हो गया हूँ। माई चीक्स हैव ऑफन बीन विडोड, तो मेरे जो गाल होते हैं वो आंसुओं से भीग जाते, विद टीयर्स मतलब आंसुओं से भीग जाते हैं। आप थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, कि मैं उनके लिए मैं कितना कृतज्ञ हो गया हूं, अर्थात मैं उनके द्वारा रचित पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करके उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करता हूं। अब इसी क्रम में हमारा अगला स्टैंजा होगा, इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दिया है। आप आसानी से स्टैंजा पढ़ने के बाद हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हमारा तीसरा स्टैंजा होगा, My thoughts are with the dead, with them I live in long past years। कवि कहता है कि मेरे जो विचार हैं वो उन सभी मृतक विद्वानों के साथ हैं। With them I live in long past years, जिनके साथ मैं काफी समय से रह रहा हूँ।
देयर वर्च्यूज लव, उनका जो प्रेम है, स्नेह है, उनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अर्थात मैं उनको ग्रहण करता हूँ, उनको सीखता हूँ, तथा उनकी जो बुराइयां हैं उनकी मैं आलोचना करता हूँ, उन्हें निग्लेक्ट करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, और उनके डर और उनके आशा में भी मैं भाग लेता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को उस पुस्तकों के माध्यम से बड़े ही विनम्र भाव से ग्रहण करता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ और शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसी प्रकार से हमारा चौथा स्टैंजा होगा। इसको भी मैंने हिंदी में नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, आप स्टैंजा पढ़ने के बाद हिंदी एक्सप्लेनेशन यहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा स्टैंजा होगा। माई होप्स आर विद द डेड एनन, माई प्लेस विद देम विल बी, एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, yet living here a name I trust that will not perish in the dust। कहता है कि कवि कहता है कि मेरी जो आशाएं हैं वो उन सभी मृतक विद्वानों के साथ हैं। एनन मीन्स क्विकली, और शीघ्र ही माई प्लेस विद देम विल बी, और उनके साथ मेरा स्थान होगा, अर्थात मैं भी उन्हीं के साथ रहूंगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और उनके साथ मैं भविष्य में भ्रमण करता रहूंगा। येट लिविंग हियर ए नेम आई ट्रस्ट, और मुझे भरोसा है कि यहाँ रहते मैं अपना नाम छोड़ के जाऊंगा जो कभी नष्ट होने वाला नहीं रहेगा, अर्थात जब तक दुनिया रहेगी समय के साथ साथ मेरा नाम भी इस दुनिया के साथ रहेगा। इसको भी हमने हिंदी में इसका अर्थ लिख दिया है, अर्थात इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में लिख दिया है। आप स्टैंजा पढ़ने के बाद बड़ी आसानी से इसके मीन को समझ सकते हैं। और उसके बाद इसमें पोएट ने जो लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है वो जो लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ उसमें केवल पर्सनिफिकेशन है। इसमें मोस्टली पोएट ने पर्सनिफिकेशन का यूज किया है। जैसे पोएट कहता है कि वह पुस्तकों से बात करता है, तो और पुस्तकें जो है वो उसकी दोस्त हैं, तो चूंकि पुस्तकें निर्जीव चीजें हैं इसलिए वो किसी की दोस्त नहीं हो सकती, इसलिए पोएट ने उस पुस्तकों को पर्सनिफाइड करके एज ए फ्रेंड डिपिक्ट किया है, इसलिए इसमें पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। आशा करता हूं कि ये कविता आपको भली भांति समझ में आ गई होंगी और आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।